है कैसे हैं आप सब। तो हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, उसमें से 5 से 6 चैप्टर तक डिस्कस हो गया है। हम लोग हिमालय की उत्पत्ति और हिमालय की 4 श्रेणी हैं, उसमें से 2 श्रेणी का अध्ययन हम लोग विस्तृत रूप से कर चुके हैं। उसमें से ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, मैप के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इंट्रो दे दूं, परिचित करा दूं मैप में, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अपने भारत के सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां आती हैं। कौन कौन सी? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, जो कि यहाँ पे है। फिर इसके बाद उसके ट्रांस हिमालय के दक्षिण में बृहद हिमालय, जो रेड कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये बृहद हिमालय शो कर रहा है, ये बृहद हिमालय है। और बृहद हिमालय के दक्षिण में ये लघु हिमालय, जैसे ये लघु हिमालय में कई श्रेणियों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कई श्रेणियों में बटा हुआ है। वो हर एक कौन से कहाँ पे कौन से स्टेट में है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके दक्षिण में अपना ये जो लास्ट की है, इसको हम शिवालिक हिमालय कहते हैं, या इसको बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। चलिए, ये हो गया आपका। और अब हम लोग पढ़ेंगे लघु हिमालय, या इसको मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। लघु हिमालय अपेक्षाकृत बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय पढ़ने में बहुत रुचिकर है। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर प्राकृतिक वनस्पतियाँ, शीतोष्ण वनस्पतियाँ, शीतोष्ण घास के मैदान, बहुत सारी घाटियाँ और घूमने लायक पर्यटन स्थल, हर एक चीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि हैं वो सब शिवालिक मतलब मध्य हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं, मतलब लघु हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। जो बहुत सारे देखने लायक पर्यटन स्थल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो लघु हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं लघु हिमालय। आप लोग हेडिंग डालेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय। उसका पहला पॉइंट लिखेंगे, लघु हिमालय बृहद हिमालय की तरह पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। पहला पॉइंट लिखेंगे कि बृहद हिमालय की तरह लघु हिमालय भी पश्चिम से पूर्व की ओर विकसित है। ठीक है। लघु हिमालय को जगह जगह पे श्रेणियों में बांटा गया है। लघु हिमालय को जगह जगह पर विभिन्न श्रेणियों में, महत्वपूर्ण श्रेणियों में बांटा गया है। वो श्रेणियां हैं 5 टाइप की हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 महत्वपूर्ण श्रेणियों में इनको बांटा गया है। इसके बाद, जैसा कि मैं पहले ही लेक्चर में आपको पहले ही क्लास में बताया था कि हिमालय पर्वत जो है वो पूर्व साइड संकुचित हो गया है, मतलब पतला हो गया है, सकरा हो गया है, जिसके कारण इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। और पश्चिम साइड यह विस्तृत है, जिससे इसके बीच में घाटियों का निर्माण हो गया है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि पहली श्रेणी है जो, इसका नाम क्या है। ये जो पहली श्रेणी है दिख रही है सबसे पश्चिम में, ऐसा लिखेंगे। लघु हिमालय का सबसे पश्चिमी श्रेणी को पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं। पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे एक दर्रा है, पॉइंट लिखेंगे दूसरा कि लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी है। ठीक है। और इस पर पीर पंजाल श्रेणी पर कुछ फैक्ट बनते हैं, उसको देख लेते हैं। एक एक श्रेणी को हम लोग पढ़ेंगे क्रमशः। सबसे पहले पीर पंजाल के बारे में देख लेते हैं। पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में जम्मू है, ये रेड कलर का डॉट जो दिख रहा है जम्मू है। और पीर पंजाल के उत्तर में ये जो है वो रेड कलर का दिख रहा होगा डॉटेड, ये आपका श्रीनगर है।
तो जम्मू से श्रीनगर जाने का जो रास्ता है, ये जम्मू है, ये जो रास्ता है ये इस दर्रे से पास होकर श्रीनगर जाता है। जम्मू कश्मीर मार्ग इसको बोलते हैं, जम्मू कश्मीर मार्ग। ये जो दर्रा दिख रहा है ये आपका है बनिहाल दर्रा, ये है बनिहाल दर्रा, और बनिहाल दर्रा के अंतर्गत ही जवाहर सुरंग आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता किस सुरंग से होते हुए जाता है? जवाहर सुरंग, जो कि बनिहाल दर्रा के अंतर्गत है। यहाँ से क्वेश्चन बना, ठीक। यहीं पर बता दूं, यहीं पर माता वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी के पास ही माता वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धौलाधर श्रेणी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी का लगभग अधिकांश भाग हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए हम इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं या हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। धौलाधर श्रेणी में एक आपको यहाँ पे डॉट दिख रहा होगा, ये रेड कलर का ये डॉट, ये है शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धौलाधर श्रेणी पर ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं धौलाधर श्रेणी के बाद में, धौलाधर श्रेणी हो गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट श्रेणी, इसको बोलते हैं मसूरी श्रेणी। मसूरी श्रेणी जो कि उत्तराखंड में आता है, जो कि उत्तराखंड में है। और मसूरी श्रेणी में के आगे अगर देखते हैं, मसूरी श्रेणी एक एक करके डिस्कस करेंगे, करते जाएंगे आप हम लोग। हाँ, फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो नेपाल में जो और श्रेणी, भारत में जो भी सुंदर पर्यटन स्थल है वो नेपाल के इधर ही है, मतलब यहाँ पे इतनी एरिया में। बाकी ये सब एरिया नेपाल में चला जाता है और ये कुछ जगह है जो कि अरुणाचल प्रदेश में रहता है। चलिए तो देख लेते हैं। अब ये श्रेणी जो दिख रही है आपको नेपाल में, इसको हम बोलते हैं नागटीवा, नागटीवा श्रेणी। फिर इसके बाद महाभारत श्रेणी। फिर इसके बाद हिमालय संकुचित होता जाता है, संकुचित सकरा होता जाता है और बृहद हिमालय से सट के चला जाता है, जिसका अध्ययन करना नहीं। हाँ, एक घाटी आपका यहाँ पे है सिक्किम राज्य में, ये पूछा जाता है। चलो इसको डिस्कस करेंगे बाद में, जब घाटी का डिस्कस होगा तब इसको डिस्कस कर लेंगे। तो बताया कि 5 श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है कि बृहद हिमालय से सट के मतलब संकुचित हो जाता है और वो पूर्व तक इंड हो जाता है। अब क्या होता है कि जैसे बृहद हिमालय और लघु हिमालय, जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय पश्चिम में विस्तृत है, विस्तृत होने के नाते ये लघु हिमालय, यहाँ देखिएगा ये बृहद हिमालय हो गया और ये लघु हिमालय हो गया। तो इनकी जो बीच का जगह है, मतलब ये बृहद हिमालय और ये लघु हिमालय, इनके जो बीच का जो ब्लैक कलर का स्पॉट आपको दिख रहा है, ये हम घाटी, इसको बोलते हैं घाटी। बहुत सारी घाटियों का निर्माण करता है। तो ये घाटी होता क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये बृहद हिमालय हो गया और ये लघु हिमालय हो गया। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के जो बीच में समतल सपाट मैदान रहता है, इसको हम बोलते हैं घाटी, इसको हम बोलते हैं घाटी। इन घाटियों में और इन पर्वत, ये जैसे बृहद हिमालय है और ये लघु हिमालय है। तो बृहद हिमालय जो है ये वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, मतलब
पूरा बर्फ से ढका होता है, जिससे यहाँ पर वनस्पतियाँ, जैसे यहाँ पर वनस्पतियाँ उग नहीं पाती हैं, और वनस्पतियाँ उगती भी हैं तो जल्दी नष्ट हो जाती हैं, सो उग ही नहीं पाती हैं। बस वहाँ पर हम लोग बर्फ की ही सुंदरता देख सकते हैं। और अगर देखा जाए लघु हिमालय में, तो लघु हिमालय में गर्मियों के मौसम में जो बर्फ होती है वो पिघलकर नीचे गिरती है, मतलब यहाँ से बर्फ पिघली तो नीचे आएगी, तो ये इसके साइड में बहुत ही सुंदर कोमल घास उगती है, कोमल घास, लंबी लंबी वनस्पतियाँ कोमल घास उगती हैं, जिससे यह बहुत सुंदर गर्मियों के मौसम में भी बहुत हरा भरा और सुंदर लगता है। ठीक है, और इस घाट, और ये केवल बर्फ की सुंदरता हम लोग इसमें देख सकते हैं। ठीक है, यही कारण है कि लघु हिमालय में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, जहाँ पर हम लोग गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं और वहाँ आनंद की अनुभूति करते हैं। ठीक है, चलिए, और भी घाटियों, कुछ ऐसी घाटियाँ हैं जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे। सबसे पहले ये ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहा है, ये ब्लैक स्पॉट को जम्मू कश्मीर, मतलब ये ब्लैक स्पॉट वही घाटी है, मैदान है घास का, जिसको जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। ये घास का मैदान है जहाँ पर सुंदर घास, कोमल घास रहती है, उसको हम जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से जानते हैं। उसी घास के मैदान को हम लोग, उसी घास के मैदान को आगे अगर चल के देखें तो यहाँ उत्तराखंड के यहाँ पे इसको बुग्याल या प्याल के नाम से जानते हैं, बुग्याल या प्याल। इसी को हम उसी घास मैदान को हम उत्तराखंड में बुग्याल या प्याल के नाम से जानते हैं। अब क्या है कि लघु हिमालय की जो जलवायु है वो शीतोष्ण जलवायु है, शीतोष्ण जलवायु होने के कारण यहाँ बहुत अच्छे, बहुत प्यारे और घूमने लायक, रहने लायक, शरीर को एक संतुष्टि प्रदान करने लायक एक स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल भी बहुत सारे हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, वो पर्यटन स्थल अलग अलग स्टेट में अलग अलग हैं, जो कि हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में तो आपको मालूम है माता वैष्णो देवी का मंदिर है, वो कि एक माँ का मंदिर भी है, और घूमने के लिए भी बहुत सारी उनकी घाटियाँ भी हैं, जो कि ऊंचे पहाड़ी पे स्थित हैं, त्रिकूट पर्वत पे। और वहाँ पे आसपास की जो नज़ारे हैं वो काफ़ी आकर्षक हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ भी देखने को मिलेगी, और आपको वहाँ पे हरे भरे बढ़िया सुंदर शीतोष्णीय वनस्पतियाँ और घास भी देखने को मिलेंगी। तो अब श्रीनगर की बात, जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे श्रीनगर, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे ही श्रीनगर है, ये यहाँ श्रीनगर है। डल झील और बुलर झील, श्रीनगर, जम्मू की राजधानी श्रीनगर डल झील के किनारे में बसा हुआ है। ठीक है, ये है। फिर इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो धौलाधर श्रेणी में आते हैं। धौलाधर श्रेणी लगभग पूर्णतः हिमाचल प्रदेश में है, पहले ही डिस्कस हो चुका है। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से, शिमला, मनाली, डलहौजी, ये ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर हम घूमने जा सकते हैं और देख सकते हैं। इसके आगे आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देखते हैं तो मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, पिंडसर बहुत ही अच्छे पर्यटन स्थल है, जहाँ पर हम लोग घूम सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए, अब थोड़ी सी हम घाटियों की बात कर लेते हैं। घाटी जैसे कि आपको बता भी चुका हूँ, घाटी क्या होती है।
दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान ये घाटी कहलाता है। मैं पहले से बताया हूँ अभी आपको। उसमें से हम लोग कश्मीर घाटी को डिस्कस कर चुके थे, कश्मीर घाटी को डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग बढ़ते हैं कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू कांगड़ा घाटी बृहद हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में आता है ना। कुल्लू कांगड़ा घाटी बृहद हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में आता है, या बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आता है। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं नेपाल में, तो नेपाल में इस घाटी को हम काठमांडू घाटी कहते हैं। काठमांडू घाटी कहाँ पे है? बृहद हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में स्थित है। और फिर जब आगे बढ़ते हैं तो भारत का एक राज्य है छोटा सा, वो है सिक्किम। सिक्किम में भी एक घाटी का निर्माण होता है, उसको हम बोलते हैं चुम्मी घाटी। ठीक है, उसको बोलते हैं चुम्मी घाटी। हम लोग लघु हिमालय का अध्ययन कर चुके हैं। लघु हिमालय के बाद अब हम लोग करेंगे शिवालिक हिमालय का अध्ययन। ये शिवालिक हिमालय सबसे बाह्यतम श्रेणी है। शिवालिक हिमालय को हिमालय की सबसे बाह्यतम श्रेणी और बृहद हिमालय को हिमालय की सबसे आंतरिक श्रेणी या आंतरिक हिमालय कहते हैं। उदाहरण के लिए आप थोड़ा सा समझ लें ये कैसे होता है। जैसे ये सेंटर हो गया और हम एक सर्कल का निर्माण करते हैं, वृत्त का, और इसको मैं अर्धवृत्त बना देते हैं। इसको मैं अर्धवृत्त बना देता हूँ और दो और अर्धवृत्त बना देता हूँ। अब अगर इसको सेंटर से देखा जाए तो आंतरिक मतलब अंदर वाला जो अंदर की जो लाइन है, अंदर का जो सेमी सर्कल है, उसको आंतरिक बोलेंगे, इसको आंतरिक बोलेंगे और इसको बाह्य बोलेंगे। इसी तरह से जो बृहद हिमालय है वो आंतरिक हुआ और जो शिवालिक है वो बाह्य हुआ। ठीक है, शिवालिक जो शिवालिक है वो है हिमालय पर्वत का, जो शिवालिक है वो हिमालय पर्वत का सबसे नवीन श्रेणी है, नवीन श्रृंखला है। ठीक है, जैसे ये देखिए आप, ये हो गया आपका बृहद हिमालय, ये हो गया लघु हिमालय और ये हो गया शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय का विस्तार पश्चिम में तो ठीक है, लेकिन जैसे पूर्व की ओर आता गया तो यह अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल छोटी छोटी 3 से 4 घाटियों का निर्माण करते हुए, अगर इसका विस्तार देखते हैं तो नेपाल से निकलने वाली नदी कोसी नदी, नेपाल से निकलने वाली नदी कोसी तक इसका विस्तार स्वतंत्र रूप से माना जाता है, जो कि कोसी नदी आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार से होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। अगर देखा जाए शिवालिक हिमालय का विस्तार तो यह पश्चिम से लेकर यहाँ कोसी नदी तक ही माना गया है। यहाँ तक इसका विस्तार समृद्ध रूप से देखने को मिला है। अरुणाचल प्रदेश में यह 3 से 4 छोटे छोटे पर्वत श्रेणियों का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे शिवालिक हिमालय जो है अरुणाचल प्रदेश में 3 से 4 छोटे छोटे श्रेणियों का निर्माण करता है। उन श्रेणियों का नाम देख लेते हैं। डफला मिरी, मिस्मी, अबोर और मिस्मी। शिवालिक हिमालय अरुणाचल प्रदेश में 3 से 4 छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों का निर्माण करता है।
जो कि हैं डफला, मिरी, अबोर और मिसमी। इनका नाम, इन चोटियों का, इस श्रेणियों का नाम यहाँ रहने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। जो इनका नाम रखा गया है डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, वो यहाँ रहने वाली जनजातियों के नाम पर ही इन श्रेणियों का नाम रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि डफरा श्रेणी, मिरी श्रेणी, अबोर श्रेणी, मिसमी श्रेणी। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है कि डफला जनजाति किस राज्य में रहती है, तो आपको दिमाग लगाना है कि डफला शिवालिक हिमालय के कुछ श्रेणियां हैं जिनका नाम जनजातियों पर रखा गया है, और डफला नाम की एक पर्वत श्रेणी है जो कि जनजातियों पर है। तो डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं, जिस तरह से बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच घाटियां हैं, घास के मैदान हैं, उसी तरह से कुछ घास के मैदान लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में भी स्थित हैं। देख लेते हैं यहाँ से। तो ठीक है, जैसे ही हम लोग यहाँ उत्तराखंड में आते हैं तो ये दो छोटी छोटी घाटियों का निर्माण होता है जिसको दून और द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। मसूरी श्रृंखला के जस्ट नीचे और लघु हिमालय के ऊपर, वो शिवालिक हिमालय के ऊपर, यहाँ पर दो छोटी छोटी घाटियाँ और मैदान पाए जाते हैं जिसको हम दून या द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, अब देख लेते हैं इनका जो पश्चिमी विस्तार है वो सिंधु गार्ज और जो पूर्वी विस्तार है वो दिहंग गार्ज तक होता है। तो पहले ये जान लें कि गार्ज क्या होता है। गार्ज आई आकार की वह घाटी होती है जहाँ से नदियों का गमन होता है। आई आकार की, ठीक है, ये आपका पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, और ये भी पर्वत हो गया। यहाँ पे आपका जल मतलब नदी का प्रवहन हो रहा है। तो ये आई आकार की ये घाटी है ना। यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ पे खड़े होकर यहाँ से अगर देखते हैं तो ये जल जो है बिल्कुल पतला एक लाइन की तरह ये नदी प्रवाहित होती है। ऐसी घाटियों को हम गार्ज कहते हैं। ऐसी घाटियों को हम गार्ज या कैनियन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक ऐसा ही गार्ज का निर्माण होता है जिसको हम सिंधु गार्ज के नाम में जानते हैं, क्योंकि वह सिंधु नदी पर बनता है, सिंधु नदी से बनता है, इसलिए हम सिंधु गार्ज बोलते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे भी एक गार्ज का निर्माण होता है जिसको हम दिहंग गार्ज के नाम से जानते हैं, और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। दिहंग को ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, जिसको अरुणाचल प्रदेश में हम दिहंग के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को उसी पर बनता है, इसलिए दिहंग गार्ज के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है, आज हम लोग लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का विस्तृत अध्ययन किया। आपको कहीं भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिएगा और बताइएगा कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। फिर से हम लोग उसको एक बार फिर से बताने की कोशिश करूँगा। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जय हिंद।